अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, तैयबा हफीज़ हेयर फ्रॉम स्टडी रिवर। एनवायरमेंटल साइंस की लेक्चर सीरीज़ में वेलकम। एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 4, और इसके लास्ट टॉपिक्स आज मैं डिस्कस करूँगी। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, वो हम सेशन में देखेंगे कि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो भी आज हम फिनोमेनास डिस्कस करेंगे, और फिर इनका सोल्यूशन और इम्पैक्ट्स, वो सारी चीज़ें, और सोशल लेवल पे जाके, मैनेजमेंट लेवल पे जाके। बट ये चूंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो यही मैं आज डिस्कस करूँगी। वाटर लॉगिंग हम डिस्कस करेंगे, डिफॉरेस्टेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। अच्छा, वाटर लॉगिंग क्या होता है इसको मैं बाद में देखूंगी क्योंकि उसके लिए मुझे बोर्ड चाहिए। डिफॉरेस्टेशन हम देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। अब इसमें ये कोई पढ़ाने वाली चीज़ तो नहीं है, आप लोगों को सारी बातों को पता है। जो यहाँ पे मैं 2-3 बातें डिस्कस करूँगी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों ने इस लेवल पे इन कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से लेके चलना होता है। ये नहीं कि डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है, इसकी क्या काजेस हो गई और इसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। सो आपने इशू को डिस्कस करना है। ये एक एनवायरमेंटल इशू है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट क्यों है? बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है ह्यूमन बीइंग। हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? फॉर इकोनॉमिक पर्पस। तो ये कौन करता है? डेवलपिंग नेशंस। नो डाउट जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे भी डिफॉरेस्टेशन पाई जाती है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनमें डिफॉरेस्टेशन रेट जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, क्योंकि हम लोग रिलाय करते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए, फ्यूल के लिए, बाकी हर चीज़ के लिए। अगर हम स्टैटिस्टिक्स में जाएं तो जो फॉरेस्ट कवर है स्टैंडर्ड अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो 25% होना चाहिए हर कंट्री का, लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त 5.7% है फॉरेस्ट कवर। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, डिफॉरेस्टेशन रेट इन पाकिस्तान इज सेकंड हाईएस्ट इन साउथ एशिया। तो इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन रेट है हमारी कंट्री में, और इसी वजह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हम पे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक को ख़त्म करते जा रहे हैं। जो फॉरेस्ट हैं, दीज आर द सिंक, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लियर करते हैं। ये जो है वो बैंक्स का काम देते हैं, जो सॉइल है उसको डिजर्टिफिकेशन से, ड्राउट से, इरोजन से बचाते हैं, फ्लड्स को रोकते हैं, और जो एनवायरनमेंट है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेडिकल पर्पस के लिए, एस्थेटिक पर्पस के लिए, जो फॉरेस्ट है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अच्छा एक और चीज़ जो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए वो है टिम्बर माफिया। टिम्बर माफिया जो है, जब तक किसी कंट्री में प्रिवेल करेगी तब तक आप डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे आप जितनी मर्जी लेजिस्लेशन ले आए। हमारे पास अब एक प्रोजेक्ट भी है, 10 बिलियन ट्रीज सुनामी प्रोजेक्ट, जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। उस प्रोजेक्ट की वजह से, उस प्रोग्राम की वजह से हमें बहुत फेम मिली है, और जो इमरान खान हैं उनको टॉप 10 इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल किया गया है। इन्वायरमेंट पे उनका बहुत ज़्यादा काम है। तो इसके बावजूद अब जो टिम्बर माफिया है पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन रेट बहुत हाई है। अब वहाँ पे एक तो लेजिस्लेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके अलावा जब तक हम उस टिम्बर माफिया को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकते। सो ये छोटी छोटी बातें थी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी। इसी तरह जब हम डिजर्टिफिकेशन की तरफ आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो लैंड डिग्रेडेशन ऑफ ड्राई लैंड, मतलब अगर लैंड है आपकी कंट्री का जो नेचुरल रिसोर्स है वो ड्राई है, या आप एक ऐसे रीजन में रह रहे हैं, एक ऐसे क्लाइमेट में रह रहे हैं जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कम हैं, और जो आपकी लैंड है वो थोड़ी ड्राई लैंड में आ जाती है, वहाँ पे अगर फर्दर आप उसकी डिग्रेडेशन करेंगे, उसको मेंटेन नहीं करेंगे, उसकी जो लैंड सॉइल की हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो ज़्यादा ड्राई लैंड होती जाएगी। उसी को हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। फिर उसमें डेजर्ट लाइक करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, ड्राउट वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, जो उसका मॉइस्चर लेवल है वो लो होता जाएगा। अब पाकिस्तान जो है वो एरिड टू सेमी एरिड रीजन में रह रहा है। हमारा क्लाइमेट एरिड टू सेमी एरिड है, इसका मतलब जहाँ पे जो रेनफॉल है वो कम होती है, और हम जो एग्रीकल्चर करते हैं वहाँ पे हम उसको खुद इरिगेट करते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, डिजर्टिफिकेशन का सबसे जो डेंजरस इम्पैक्ट है वो है ड्राउट हो जाती है उस कंट्री में।
पाकिस्तान में अगर हम 2020 की मैं बात करूं तो बलूचिस्तान और सिंध में सीवियर ड्राउट आई थी और इसकी रीज़न डिजर्टिफिकेशन थी, क्योंकि वहाँ पे जो मार्जिनल एरियाज़ में जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं, एक तो उनके पास इतनी फैसिलिटेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है, उनके पास एडवांस्ड मेथड नहीं है एग्रीकल्चर के, तो वहाँ पे लेजिस्लेशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो लोग एक्सप्लॉयट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को या लैंड को, या फिर उसको उस तरह से मेंटेन नहीं करते, और तो अल्टीमेटली डिजर्टिफिकेशन हो रही है, लैंड जो है वो ड्राई हो रही है, वहाँ पे फिर ड्राउट ज़्यादा आती है। 15 डिस्ट्रिक्ट थे बलूचिस्तान के और 8 डिस्ट्रिक्ट थे सिंध में जहाँ पे सीवियर ड्राउट आई और 2 मिलियन पीपल, अराउंड 2 मिलियन पीपल जो है वो लोग उससे अफेक्ट हुए। अब हमारे पास नेशनल एक्शन प्रोग्राम है टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, बट अगेन इसकी इम्प्लीमेंटेशन लोकल लेवल पे इसका जो है कोई डिपार्टमेंट होना, कोई टीम होना, इसको मैनेज करना, फिर आंसर करना, फंड्स को रिलीज़ करना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बैरियर हैं जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो ये तो हो गया डिफॉरेस्टेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। अब आ जाते हैं वाटर लॉगिंग की तरफ। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, एक्चुअली ये दोनों जो फिनोमेना है ये डिफरेंट हैं, लेकिन इनको हम एक साथ डिस्कस करते हैं, ये इंटरलिंक्ड है। अच्छा देखिए, ये मैंने बनाया, ये इस तरह से सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, रूट्स होते हैं प्लांट्स की, इसमें माइक्रोब्स होते हैं, पूरा एक इसका माइक्रोब्स की कम्युनिटी होती है, इनमें सॉइल पोर्स होते हैं जो ये स्पेसेस हैं। अब यहाँ पे वाटर भी है और यहाँ पे रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, डिकम्पोजिशन भी हो रही है, रिसाइकलिंग भी हो रही है, रूट्स भी ग्रो कर रही हैं। ये अपना एक पूरा इकोसिस्टम है, सॉइल का इकोसिस्टम है, और यहाँ पे अपनी एक इसकी बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे अगर अकोमुलेशन ऑफ वाटर हो जाएगी इन पोर्स में फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि सॉइल की सेचुरेशन कैपेसिटी से एक्सीड कर जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे वाटर लॉग्ड सॉइल, वाटर लॉग्ड कंडीशन। मतलब जब सॉइल पोर्स में वाटर जो है वो स्टे करे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि उसके पोर्स को क्लॉग कर दे, उसके पोर्स को बंद कर दे, वहाँ पर रिस्पायरेशन ना होने दे, वहाँ पर नॉर्मल एक्टिविटीज़ ना होने दे, तो फिर वाटर लॉग्ड सिचुएशन हो जाती है। अच्छा, जब वाटर लॉग्ड सिचुएशन होती है तो उसके बाद सॉइल सैलिनिटी की तरफ चली जाती है। हाउ? क्योंकि वाटर जो है वो इवेंचुअली इवापोरेट कर जाता है, या वो सीपेज के थ्रू जो है इर्द गिर्द चला जाता है, इनफिल्ट्रेशन के थ्रू, ड्रेनेज के थ्रू, रन ऑफ के थ्रू, लेकिन बाद में जो आपके पास सॉइल आती है उसमें साल्ट्स रह जाते हैं, अकोमुलेशन ऑफ साल्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि अब आपकी सॉइल सलाइन हो जाती है, हो गई है, क्योंकि जो आपका वाटर है वो फ्रेश वाटर तो नहीं है, वो इम्प्योर है, उसमें साल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, तो वो वहाँ पे फिर साल्ट्स अकोमुलेट हो जाएंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और आपकी सॉइल जो है वो सलाइन होती जाएगी। जहाँ पे भी पाकिस्तान में वाटर लॉग्ड सॉइल्स हैं, फैसलाबाद वाली इलाके की तरफ ज़्यादा वाटर लॉग्ड सॉइल्स हैं, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सॉइल सलाइन होगी, क्योंकि वहाँ पे ये लाहौर में आप देख लें इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा और वो आपकी सॉइल को वाटर लॉग्ड कर रहा है। उसके बाद वो जो वाटर है वो इतना खारा है कि जो साल्ट्स हैं वो अकोमुलेट हो जाएंगे आपके सॉइल में और बाद में सैलिनिटी आ जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम लेक्चर एंड करेंगे। अराउंड 48% लैंड जो है पाकिस्तान में वो सिवियरली सलाइन है और वाटर लॉग्ड है। अच्छा ये देखें, लेट्स सपोज ये है आपकी लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये खाली अगर आप कह लें कि लैंड है और यहाँ पे आपकी प्लांटेशन है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर की हुई है, कोई भी क्रॉप्स लगी हुई हैं, और ये आपका फॉरेस्ट कवर है। मैं ओवरऑल पिक्चर आपको दूंगी। यहाँ पे क्रॉप्स लगी हुई हैं, ये इतना आपका सिंपल लैंड रिसोर्स है, और यहाँ पे कोई रिवर है, ठीक है, दिस इज योर रिवर। अब यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं ये आपका नीचे पूरी ये अंडरग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे वाटर भी है जो कि ऊपर को आता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ट्यूबवेल लगा दिया है और आप अपनी क्रॉप्स को इरिगेट कर रहे हैं और बारिश भी होती है, ठीक है, बारिश भी हो रही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्लड इरिगेशन करते हैं, ठीक है, फ्लड इरिगेशन की तरफ जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप मैयर करके इरिगेट कर रहे हैं या आपके पास एडवांस प्रैक्टिसेस हैं।
अब यहाँ पे फ्लड इरिगेशन हो रही है और यहाँ पे काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो गया, ऊपर से बारिशें हो रही हैं, बारिशों के मौसम। ये जो वाटर लॉग सिचुएशन है ये टेम्पररीली होती है, मतलब आर्जी तौर पे होती है उन दिनों जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हों, जब फ्लड आ रहे हों, ठीक है। उसके बाद ये ठीक हो जाती है, लेकिन सॉइल आपकी सलाइन हो जाती है। और अगर ये साइकिल रिपीट होता जाए तो वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के बाद सॉइल डिजर्टिफिकेशन की तरफ चले जाती है। ये सारे इंटरलिंक्ड से फिनोमेना। अच्छा, अब यहाँ पे रिवर है तो यहाँ पे फ्लड आ गया आपकी लैंड में, ठीक है, और यहाँ पे बारिश होगी और आप इरिगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे वाटर अकामुलेट हो जाएगा, वाटर अकामुलेट हो जाएगा और आपकी सॉइल जो है वाटर लॉक्ड हो जाएगी। उसके बाद जब फ्लड वाला पानी ये रन ऑफ करके दोबारा रिवर में जाएगा या ये सीपेज के थ्रू नियर बाई कैनाल में चला जाएगा या इनफिल्ट्रेशन के थ्रू ये ग्राउंड वाटर में शामिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको पता है प्लांट्स से मुसलसल इवेपो ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। इवेपो ट्रांसपायरेशन का मतलब है कि आपके जो प्लांट्स के लीव्स हैं वहाँ से वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है। अच्छा, और यहाँ से क्रॉप्स से भी वाटर इवेपोरेट हो गया। वैसे भी जो 4% ऑफ वाटर है, 4% ऑफ वाटर वो हमेशा इवेपोरेट होता रहता है, चाहे वो कैनाल हो कोई, चाहे वो वाटर बॉडी हो कोई, चाहे वो लैंड हो। बाद में जब ये सारा पानी यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे साल्ट अकामुलेट हो जाएंगे, क्योंकि अब कहीं पे भी आपको सिवाय ग्लेशियर्स के फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। तो वाटर आपका सेलाइन है, उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट्स हैं, पानी आपका प्योर नहीं है, यहाँ पे साल्ट अकामुलेट हो जाएंगे और वाटर लॉगिंग के बाद इवेंचुअली आपकी सॉइल जो है वो सेलाइन होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, सोडियम होगा, और फिर वो सॉइल हेल्दी सॉइल नहीं होगी, उसमें आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, क्रॉपिंग नहीं कर सकते, फिर आपको उसको रिकवर करना पड़ता है, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। उसमें आप लाइम, जिप्सम, ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं, फ्रेश वाटर की एप्लीकेशन करते हैं। ये फिर पूरा डिटेल में टॉपिक है जो कि इंशाल्लाह हम क्लास में पढ़ेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट सॉइल पोल्यूशन, और आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला चैप्टर खत्म हो गया। इसमें से सिर्फ एक टॉपिक रह गया, सॉलिड वेस्ट वाला। अच्छा, सॉलिड वेस्ट वाला टॉपिक मैं अभी नहीं पढ़ा रही, उसको मैं लास्ट 8 चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जहाँ पे हम मैनेजमेंट, उसमें सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, तो वहाँ पे मैं इसलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि सॉलिड वेस्ट का कॉन्सेप्ट देने के बाद फ़ौरन हम ये पढ़ेंगे कि हमें सॉलिड वेस्ट को मैनेज कैसे करना है, उसके साथ ही हम उसको वहाँ पे पढ़ लेंगे। चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में चैप्टर 5 स्टार्ट करूँगी, क्लाइमेट चेंज वाला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। This lecture is just for conceptual clarity and about basic idea. For full session, please contact the number given below.